जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो अब तो आप चैनल पे आ ही गए हो, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। देखिए, हमारे जो चैनल है यहाँ पर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर और कोई भी डिफेंस एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको हम जितना पॉसिबल हो उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई वुड से कि आप इसको खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। देखिए, हिस्ट्री के बारे में आपको एक चीज बताती हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर क्वेश्चंस आपने एक बार कर लिए तो वो 10 साल पहले भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे और आज से 10 साल बाद भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आज आपने पढ़ा, हो सकता है एक महीने बाद वो करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट ना रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कीप्स चेंजिंग नो। तो हिस्ट्री इज समथिंग जो आपने एक बार अगर उस पर अच्छे से अपनी पकड़ बना ली, इसको मजबूत कर लिया, तो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, क्योंकि हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है, हिस्ट्री नेवर चेंजेस। तो आपको इसलिए कहूंगी मैं कि आप एक बार में अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर लीजिए जिससे कि आपको दोबारा उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ, इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को क्या बोलते हैं? एंशियंट इंडिया। और मध्यकालीन भारत को बोलते हैं मिडेवल इंडिया। और जो आधुनिक भारत है उसको बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। ओके, तो चलिए आज हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं जो प्राचीन भारत से लिए गए, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था पूरा पाषाण काल। तो आपके सामने क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल ही तरीके से आएगा। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि जो जहां से स्टार्टिंग मानी जाती है हिस्ट्री की, उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन में कहा पूछा गया है कि पत्थर के औजार, फिर आगे आपसे पूछ सकते हैं कि लोह के औजार और मेटल के औजार कहाँ पाए गए हैं। तो सबसे पहले जो मानव सभ्यता ने औजार बनाने स्टार्ट करे थे, वो पत्थर के औजार बनाते थे। पहले वो पत्थर को तराश कर अपने औजारों की जो सुविधा करते थे, तो वो भी कहाँ बनाए गए हैं? पूरा पाषाण काल में। फिर आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका तो आंसर आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा। तो इसमें है, इसके लिए है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, जब इसके बारे में हमें पता चला था, आप हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, तो एक चीज हमारे सामने निकल के आई थी कि ऐसा नहीं है कि हमसे पहले वो लोग सभ्य तरीके से नहीं रह रहे थे। देखिए, किसी भी सभ्यता के बारे में कैसे पता चलता है? वहाँ के रहन सहन से, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा, वहाँ पर लोगों का रहन सहन, पहनावा, खान पान किस तरह का रहा होगा, उस हिसाब से हम उस सभ्यता का अंदाजा लगाते हैं। तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन है वो बहुत ही अच्छे लेवल का पाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि कौन सी सभ्यता में नगर नियोजन जो है वो अच्छे लेवल का पाया गया है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुई है वो सभ्यता। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर है? अब आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, अगर आपने नहीं देखी तो कोई जरूरत नहीं, मत देखना, क्योंकि हिस्ट्री में, मूवीज में क्या होता है, हिस्ट्री को बहुत ही तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे अच्छा है कि आप बुक्स को पढ़ो, बुक्स को आप पढ़ोगे तो आपके सामने जो एक्चुअल हिस्ट्री है ना वो आएगी। तो उस जगह का नाम है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की वो जगह जो सिंधु नदी के किनारे पर मौजूद है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ठीक, इसका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। अभी देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि वाई मोहनजोदड़ो इज कॉल्ड द टॉम्ब ऑफ डेड्स, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। आप बताइए मुझे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। अभी देखिए हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ की जो नगरीय व्यवस्था, रहन सहन बहुत अच्छे लेवल का पाया गया है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं लॉजिकल। कई बार क्या होता है क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन हम लॉजिक से और अपनी सेंस जो इंट्यूशन होता है उससे हम क्वेश्चन को सही पिक कर सकते हैं। तो देखिए विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो किसका हिस्सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, अभी पढ़ा है हमने। चलिए कमेंट करके बताइए मुझे, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सभ्यता में देवी माता की पूजा का संबंध पाया जाता है। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की मूर्तियां वगैरह मिली हैं, तो उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर देवी की पूजा का महत्व रहा होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी, ओके आई थिंक ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है और पूरा नहीं है, इसको भी हम रख लेते हैं रिजर्व में, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर है मिट्टी के पात्र। वहां पर क्या है कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें कि हम अंदाजा लगाते हैं कि वहां के लोग जो अपना खान पान है जो मिट्टी के पात्रों के द्वारा ही पूर्ण करते होंगे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी मैं। ये देखिए कालीबंगा जो है, पहली बात तो आप मुझे बताइए कालीबंगा कहाँ पर है, ठीक है। दूसरी बात मुझे मतलब अभी बताइए अभी करंटली कौन से स्टेट में आता है कालीबंगा, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इस जगह का नाम कालीबंगा क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई थी, यहाँ पर जब एक्सकेवेशन हुआ था, जब सभ्यता की खोज हुई थी, तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली थी, ब्लैक बेंगल्स पाए गए थे, तो इसलिए इस जगह को कहा जाता है कालीबंगा। और आपको पता है ना इसको कालीबंगा क्यों कहते हैं, और आपको बताना है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। ये हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। जब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब हम कोर्स को कवर करेंगे तो विल कवर दैट। देखिए वैदिक काल का प्रमुख भोजन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो देखिए दूध और इसके उत्पाद। वैदिक काल में क्या है कि पूजा अर्चना इन सब के बारे में कुछ लोगों का झुकाव बढ़ गया था, तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हो, तो मांस मदिरा की तरफ तो वो जाएंगे नहीं, तो किसकी तरफ जाएंगे, दूध और इससे बने हुए उत्पाद, क्योंकि इनको शुद्ध माना जाता है, इसलिए इनकी तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया था। अभी देखिए वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वो धातु थी तांबा, जिसका प्रयोग वैदिक काल में लोगों के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। और पत्थर के औजार कहाँ बनाए गए थे सबसे पहले, नहीं पता तो वापस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तीन ऐसे वेद हैं जिनको कंबाइंड रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। पहली बात तो वेद होते कितने हैं, चार। हमारे इतिहास में कितने वेद हैं, चार। चारों वेदों के नाम लिखिए। तो जो तीन ऐसे वेद जिसको एक साथ मिला के कंबाइंडली जिसको वेद त्रयी कहा जाता है, उनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और फोर्थ वेद कौन सा है बताइए, या तो कमेंट कीजिए, और जिसको नहीं पता तो वो है अथर्ववेद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 13 क्वेश्चन हमारे पास है, आर्यों पूर्व के साथ अपने संघर्षों में हारे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा। ओके ये क्वेश्चन भी शायद मिसप्रिंट है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ओके जो गायत्री मंत्र तो आप सबने स्कूल्स में पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर कहीं ना कहीं एनी हाउ यू मस्ट हैव हर्ड दिस। तो ये आपने कभी सोचा कि ये कहाँ से लिया गया है, ये कैसे बना ये मंत्र जो है। तो ये मंत्र बनता है ऋग्वेद से, जो हमारे चार वेद हैं उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, उसमें से गायत्री मंत्र को लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय यावल को चुनौती दी थी। अभी देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे से डायरेक्ट आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, घुमाएंगे क्या घुमाएंगे, वो एक बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्या घुमा देंगे एग्जामिनर जो होगा। तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का कि आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बार बार अगर 2-3 बार भी अपने रिवाइज कर ले तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी इमेज की तरह, और इमेज को वी डोंट यूजुअली फॉरगेट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो उस विदुषी का नाम था गार्गी। पूछा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं पहले इतनी ज्यादा आगे नहीं थी। आजकल तो आपको खूब आगे मिलेगी, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी कि उन्होंने एक इतने अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। 15th क्वेश्चन हमारे पास आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? आप पहले मुझे ये बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गूगल कीजिए, कैसे भी कीजिए, नहीं पता तो अभी वीडियो पॉज करिए, गूगल पर जाइए, टाइप करिए कि प्लेस ऑफ गौतम बुद्धास बर्थ, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, या फिर आप जो भी जैसे भी चाहें सर्च कर सकते हैं। तो उस पर जो आपको आंसर मिलता है उसको यहाँ कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि जिसको पता है उसको तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं पता तो वो आपका कमेंट पढ़ के उसके लिए सुविधा हो सकती है। 16 क्वेश्चन आता है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये देखिए कुछ बौद्ध परिषद हैं जो इम्पोर्टेंट है, 4-5, उनको आपको रट लेना है, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जगह पर करी गई थी। एक ये क्वेश्चन आता है कि जिस जगह पर करी गई थी उसका किंग कौन था, उसका किसके राज्य में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित करी गई थी। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित करी थी। हमें यहाँ पर प्लेस पूछ रहा है, तो प्लेस है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। फिर है हमारे पास बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए, क्या महात्मा बुद्ध का नाम बचपन से बुद्ध था? नहीं ना, उनका नाम कुछ और भी था ना, क्या था बताइए मुझे। महात्मा बुद्ध का अर्थ बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन कौन से वर्ग थे? ये थे स्त्रियां और शूद्र। देखिए उस समय क्या हुआ था कि ये 2 ही वर्ग ऐसे थे जिनकी हालत दयनीय थी। एक तो शूद्र, क्योंकि उस वक्त जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो काफी हद तक प्रचलित थी, जिसमें कि 4 वर्ण माने जाते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को सबसे नीचा माना जाता था, हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। दूसरा स्त्रियों की स्थिति भी बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनको ना एजुकेशन था उनके लिए, और ना ही उनके लिए राइट्स थे, ना ही उनके लिए कोई बोलने वाला था, उनके पक्ष में किसी भी तरह के कोई उनके पास अधिकार नहीं थे। तो उस वक्त इन 2 ही पक्ष ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, और बौद्ध धर्म ने क्या किया कि इन दोनों को ही अपलिफ्ट करने के लिए आगे बढ़े। तो इस वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट, काफी प्रभाव डालते हैं ये समाज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? देखिए बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन पर वो चलते हैं, आज भी उनको फॉलो किया जाता है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है कि दुनिया दुखों से भरी है, यदि दुनिया में बहुत दुख है, क्योंकि ये आप सबको पता है दुनिया में बहुत दुख है। जिससे आप पूछने बैठोगे, किसी को आप अपना दुख सुनाने बैठोगे, वो आपको डबल सुना देगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना दुख अपने पास रखें। सेकंड पॉइंट आता है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अभी देखिए आप कहेंगे कि मैम ये निर्वाण क्या होता है? निर्वाण ये होता है कि जब हम सारी मोह माया से छूट कर अपने आप को उस परमात्मा के लिए में विलीन होने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उसके ऊपर अपने आप को पूरी तरह से कर आश्रित कर देते हैं कि अब हमारा जो भी होगा वो ऊपर वाला है वो संभाल लेगा, तो उसको बोलते हैं निर्वाण, जिसको कि मोक्ष भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। अब ये तो आपको पता है दुनिया दुखों से भरी है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दोस दुख? दुख का रीजन क्या है? इच्छाएं। यदि मनुष्य की इच्छाएं ही नहीं होंगी तो दुख ही नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि यदि इच्छाओं को कम कर दिया जाए तो दुखों को भी कम, अल्टीमेटली कम किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी? ये इसमें लैंग्वेज पूछी गई है, तो कौन से लैंग्वेज में इनकी बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है उनकी रचना की गई है? तो वो की गई है पाली पाठ में, पाली लैंग्वेज में उनकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला ग्रंथ कौन सा है? भारत में सबसे लास्ट में उत्पन्न होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है वामसात पाक्सिनी। तो इसको आपको एज इट इज याद करना है, आपको लिख लेना है, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ?
प्रबोध मतलब एनलाइटनमेंट, जहाँ पर जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई थी बौद्ध गया नाम के स्थान पर, आज जिसको कि बौद्ध की वहां पर बहुत ही बड़ा स्थान, धार्मिक स्थल माना जाता है बौद्ध गया को। गया कौन सी जगह पर है, कौन से स्टेट में आता है? नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, और अगर फिर भी नहीं पता जाके गूगल करिए कि वेयर इज गया। ओके, नेक्स्ट आता है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में हमारे कौन सी भाषा थी जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी? तो वो थी संस्कृत। जो हमारी हिंदी भाषा है वो किससे उत्पन्न मानी जाती है? वो भी संस्कृत से ही उत्पन्न मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, अलेक्जेंडर जिसको कि सिकंदर का कहते हैं, और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी? पोरस हमारे इंडिया का बहुत ही बेहतरीन राजा हुआ है, और अलेक्जेंडर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनके बीच में एक महासंग्राम, महायुद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? झेलम। झेलम क्या है? एक जगह है, झेलम नदी का भी नाम है। झेलम नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। तो झेलम जगह पर इन दोनों की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों को बोला जाता है ज्यूज। ज्यूज। तो उनके धार्मिक पाठ का नाम क्या है? उसका नाम है मूसा साहिब। इसके लिए भी क्या डिटेल में जाओगे, बस सिंपल सा याद रखना है कि उनके धार्मिक पाठ का नाम मूसा साहिब है, तो है इसमें, यू कांट चेंज एनीथिंग, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, महाभाष्य लिखा गया है। महाभाष्य एक ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है पतंजलि ने। ये एक बहुत बड़े महान वो ऋषि हुए हैं पतंजलि, उन्होंने महाभाष्य को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम काल का इतिहास माना जाता है। आप जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसी वक्त आपको कौटिल्य का भी जिक्र मिलेगा, और चंद्रगुप्त के जो आने वाले जो पीढ़ियां हुई उसमें एक महान सम्राट अशोका भी हुआ है, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को एक टाइम पर जीत लिया था। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका नाम था बिंदुसार। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी बताऊं आपको, इसका नाम बिंदुसार क्यों रखा गया था? देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसका जो वो था मंत्री, जिसका नाम है कौटिल्य, वो बहुत ही माइंडेड व्यक्ति था। आपको पता है उसने किस तरह से धनानंद से दुश्मनी होने पर चंद्रगुप्त को एक बालक की अवस्था से उठा के एक इतना बड़ा सम्राट बना दिया था। तो जो चंद्रगुप्त है, जो कौटिल्य है, उसको कहीं ना कहीं ये लगता रहता था कि जो दुश्मन है कहीं वो चंद्रगुप्त को जहर देकर, विष देकर मार ना दे। तो जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त के खाने में हर रोज थोड़ा 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 जहर मिलाता रहता था। तो एक बार क्या होता है कि चंद्रगुप्त की जो पत्नी होती है वो चंद्रगुप्त का छोड़ा हुआ खाना, पहले हमने हमारे सभ्यता में चला आता था कि पति की छोड़ी हुई थाली को पत्नी ग्रहण करती थी। चंद्रगुप्त ने जिस थाली में खाना खाया था उसके बचे हुए खाने को उसकी पत्नी खा लेती है, और उस वक्त उसकी पत्नी जो होती है वो गर्भवती होती है। तो उस खाने का जो जहर होता है, चंद्रगुप्त की बॉडी तो उसको अडेप्ट कर चुकी होती है, तो उस जहर से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होती है तो उसका जो बेटा होता है उसका नाम होता है बिंदुसार। वो जो बेटा होता है वो पहला इतिहास का ऐसा बच्चा था जिसको कि सिजेरियन के द्वारा दुनिया में लाया गया था। और जब बिंदुसार था उसके यहाँ बिल्कुल ललाट पर एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का डॉट था। डॉट नहीं, बहुत बड़ा बिंदु था, एकदम ऐसा ना, एकदम गोल 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 गोल। तो इस वजह से उसका नाम पड़ा था बिंदुसार। इंटरेस्टिंग ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में काफी अशांति हो गई थी, काफी दंगे वगैरह होने लग गए थे, आपसी मतभेद हो गए थे, लोगों में, मंत्रियों में आपसी मतभेद होना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अभी देखिए अशोका के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अशोक जो है उसने बहुत युद्ध किए, बहुत नरसंहार किए, लेकिन एक ऐसा युद्ध होता है इतिहास का, कलिंग युद्ध, जिसकी वजह से अशोक पूरी तरह से उसका मन परिवर्तित हो जाता है, और वो राजपाट सब कुछ हिंसा पूरी तरह से छोड़ देता है, और पूरी तरह से एक बाबा जी बन जाता है, आप ये लगा लीजिए। कलिंग युद्ध में होता क्या है कि वो चारों तरफ लाखों लोगों को मरा हुआ देखता है, तो वो कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लालच में इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं किस तरह से मानव जाति का संहार किए जा रहा हूँ। तो दिस इज नॉट राइट। उसके मन ने कहीं ना कहीं उसको इतनी ज्यादा बेचैनी हुई कि उसने कहा ओके, अब डन, आई एम डन, आई कांट फाइट एनी मोर। वो अपने शस्त्र त्याग देता है और युद्ध को पूरी तरह से बंद कर देता है। ना ही सिर्फ खुद के लिए, बाकी पूरे राज्य में युद्ध को बैन कर देता है। तो वो कौन सा युद्ध था जिसने अशोक का मन परिवर्तन किया था? तो वो था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा, बहुत बार मिलेगा आपके, कि अशोक जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है देव नाम प्रिय। और भी इसके कई नाम है, तो आप पढ़ लेना कौन कौन सा नाम है, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? जो कलिंग युद्ध के बाद में जो महाराजा अशोक हैं, उनका जो मन परिवर्तित हुआ था और जो उनकी पर्सनैलिटी में इतने चेंजेस आए थे, उसको किसने दर्ज किया है किताबों में या इतिहास में? तो उसका नाम है रॉक एडिक्स 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो उसका नाम है मेगास्थनीज। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा यूनानी राजदूत था, या फिर वो कौन सा फॉरेनर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में इंडिया आया था? तो वो था मेगास्थनीज। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 34 क्वेश्चन है, इसको तो आप लिख लीजिए और इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए कि इंडिका एक बुक है जिसमें इसने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के बारे में लिखा है, इंडिया के कार्यकाल के बारे में लिखा है, यहाँ की इमारतें कैसे किस किस चीजों से मिलकर बनती है, ये तक चीजें इसने लिखी है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इतिहास की, अपने आप में एक अच्छा खासा स्थान रखती है इतिहास में। तो उस बुक का नाम है इंडिका, और इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपको पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ जगहों पर मिले हुए हैं, जिसमें क्या है कि ये अपनी जो प्रचार किया है अपने धर्म का, कि भाई हिंसा नहीं करो, अहिंसा को हम कंटिन्यू करेंगे और मानव जाति के उद्धार के लिए काम करना है, मतलब प्रवचन दिए हैं अच्छे अच्छे। तो वो शिलालेखों के माध्यम से दिए हैं। तो वो किस लिपि में लिखे हुए हैं? जैसे पत्थर है, पत्थर को एकदम खोद खोद के लिखे गए हैं प्रचारों को, तो लिपि कौन सी है? उसको कहा जाता है ब्राह्मी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कहता है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अब तो आपको पता चल गया ना, शिलालेख किसने सबसे ज्यादा लिखवाए हैं? अशोका ने, और उसको ही शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वो था जिला प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो वो है बृहद्रथ। उसके बाद में दूसरी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, वो क्या है? वो हम पूरे जब हिस्ट्री को पूरी डिटेल में कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको स्टोरीज के विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप बोर नहीं होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा अरे मैम हिस्ट्री खत्म नहीं हो गई, और आप कहेंगे ये तो हमने ऐसा लग रहा है कि एक साथ हजारों कहानियां याद कर ली हो। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहो तो। अगर आप पहले ही मन बना चुके हो कि यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, तो बोरिंग ही लगेगी वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आता है कि मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? एक बौद्ध का पाठ है, बौद्ध धर्म में एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसका नाम है मिलिंद पान्हो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है गांधार कला के नाम से। देखिए, प्राचीन काल में बहुत सारी कलाएं हुई हैं जिसमें जिनमें की जैसे स्कल्पचर हुए हैं, पॉटरी वगैरह, ये सब कलाएं हैं जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुई थी। इसमें एक कला है गांधार कला, एक थी मथुरा कला, तो ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं। तो गांधार कला जो है वो भारतीय शैली, और भारतीय शैली का जो एक डेवलप्ड रूप था वो था गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो देखिए, कनिष्क। कनिष्क के बारे में भी आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, इन्होंने ये काम किए हैं, इन्होंने किन किन जगहों पर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो कनिष्क अपना
स्थान रखता है हिस्ट्री में। तो ये कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि शक संवत किसके और द्वारा और कब शुरू किया गया था। देखिए कनिष्क के बारे में अभी हम कौन से ईयर में 2021, लेकिन यदि हम हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम आज से 78 ईयर्स आगे चलते हैं। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में लिखा था, तो इस वजह बनाया था, तो इस वजह से 78 को ऐड कर लिया जाता है इन एवरी ईयर। अब है कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो वो भी किसके ने, कनिष्क ने। कनिष्क को आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था। इसने इसके टाइम, अब देखिए जिस राजा को आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट है तो उसके टाइम में जो आर्टिस्ट होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले होगी कि यार हमारा राजा ही हमको सपोर्ट करने वाला है, तो हमें तो कौन रोकने वाला है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो वो थे कलिंग। कलिंग जो साम्राज्य है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो अभी उड़ीसा में आता है, उसके जो महानतम शासक थे वो उनका नाम था राजा खारवेल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45। हरिसेन किस राजा का राजकवि था। हरिसेन की जब हम बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी कविताएं आती हैं और बहुत सारी किताबें आती हैं। तो वो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि इस कवि का नाम बताइए, उस कवि का, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये जो कवि है वो कौन से राजा के कार्यकाल में था। तो ये था चंद्रगुप्त के काल में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46। ये क्या कहता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ। तो देखिए रोम साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार वगैरह चलता था वो किसके द्वारा समाप्त हुआ था, हुणों के द्वारा। There are some mistyped in this PPT. Okay. Then we have question number 47 that says सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। सातवाहन डायनेस्टी जो हुई है अपने इंडिया में इतिहास में, उसका सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को कौन था, सातवाहन साम्राज्य का बहुत बड़ा शासक। क्वेश्चन नंबर 49। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। और एक विक्रमादित्य अपने आप में भी एक शासक हुए हैं, लेकिन वो अलग हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है, ये चंद्रगुप्त दूसरे हैं, ये गुप्ता डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त है। फिर आज का हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो देखिए उस टाइम कितना पैसा था इंडिया के पास में कि कॉइन्स जो है वो सोने के जारी किए जा रहे हैं, सिक्के जो है वो सोने के जारी किए जा रहे हैं। तो उस वक्त तक इंडिया में अच्छा खासा पैसा था। तो इस तरह से हमारे 50 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे जो चैनल है ऑनलाइन करियर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती रहेगी। और बहुत सारे जो हमारा पूरा स्टाफ है वो लगा हुआ है आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने में। देखिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। और लाइव क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर। तो आई होप आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे एकेडमी को मैसेज कर सकते हैं आपके लिए। और आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।